यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, बिकॉज इन एनी केस आप करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन मंथली या वीकली या किसी भी तरीके से पढ़ते ही हो, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो सब लोग कवर करके मेहनत करके आपको करंट अफेयर दे ही रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट बिल्डिंग. फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव योर न्यूज़पेपर इज फॉर टू पर्पसेस. मेंस पर्सपेक्टिव से आपका न्यूज़पेपर दो पर्पसेस फुलफिल करता है. नंबर 1, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और राइटिंग का एक आइडिया हो जाता है. न्यूज़पेपर आपका कंटेंट नहीं बनाएगा या आपको डिटेल्ड कंटेंट बनाने के लिए नहीं है कि मैं इसमें से न्यूज़ लिख लेता हूं. न्यूज़पेपर मात्र इसलिए होता है जो दो पर्पसेस मैं आपको बताने वाला हूं. पर्पस नंबर 1 इज कि जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, जब आप ठीक है किसी के व्यूज पढ़ते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार लोग किस फ्लो में बात करते हैं. जैसे आप प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल पढ़ते हो या आप सी राजा मोहन का लिखा हुआ एडिटोरियल पढ़ते हो, तो आपको फ्लो समझ आता है कि अच्छा ये अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करता है. और ये फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी होता है दो जगहों पे, एक आपके एस्से में, ठीक है, एंड सेकेंडली आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, खासतौर पे ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल है. और ये ह्यूमैनिटीज वालों में जब आप आंसर लिखते हो ना, तो ये जीएस की तरह नहीं लिखोगे पॉइंट 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट्स फटाफट से आंसर कंप्लीट नहीं. वहां पे आंसर में थोड़ा बहुत फ्लो भी चाहिए, आर्ग्यूमेंट और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी चाहिए. तो ये ह्यूमैनिटीज वालों को फ्लो ऑफ द आंसर लिखने में एक अंडरस्टैंडिंग लगती है कि अच्छा इस तरीके से चीजें लिखी जा सकती है. अखबार इसलिए होता है, वन रीजन. सेकेंड रीजन अखबार क्यों होता है? अखबार होता है आपके मेंस की एनरिचमेंट करने के लिए, आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करने के लिए, आपको डेटा या कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. अब आप अगर इस पेज को ही देखोगे, दिस इज द फ्रंट पेज, नीचे तो ऐड दे दी इन्होंने, आधा पेज तो खा लिया ऐड ने, लेकिन जो आधा पेज बच गया है उसी में आपको सिलेबस के टॉपिक से मैप करके एग्जाम्पल्स नजर आ रही है. अगर आपको गवर्नर के रोल और उनके ऊपर उठती कंट्रोवर्सी के ऊपर सवाल पूछा जाए, तो आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल नजर आ रहा है बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर का आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है. अब आप क्या करोगे? आप ऐसा नहीं रखोगे कि मैं न्यूज़पेपर के लिए अलग कॉपी बना रहा हूं. आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि दिस इज माय कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर. नहीं. नोट मेकिंग कैसे करनी है? आपने A4 साइज शीट्स का बंडल ले लिया, जो वो नहीं आता प्रिंटर में जो डालते हैं A4 साइज शीट्स, या उससे भी बेटर है जो यूपीएससी स्टाइल वाली शीट्स मिलती हैं, उसका फोटोकॉपी करा ली ढेर सारी, 300 कॉपीज करा ली, है ना, जो यूपीएससी वाली मार्जिन वाली होती है. दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, है ना. बेटर इसकी ऐसे वाली कॉपी रखो अपने पास. वो उसकी कॉपियां भी आती हैं, उसकी शीटें भी आती हैं. शीट पे लिखना बेटर है. क्यों? क्योंकि आप उसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हो बाद में. ठीक है, तो एक फाइल ले लो, 4 फाइलें ले लो, GS1, 2, 3 और 4. चार फाइलें ले लो, जो 20 रुपए वाली फाइल होती है, ठीक है, और A4 शीट्स ले लो ढेर सारी. अब आपने क्या करना है? आपने नोट मेकिंग के लिए ऐसे नहीं करना है कि भाई मैं बेसिक से वो सब कुछ करता चला जाऊं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब आपको पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे जो जानकारी हासिल हुई है उसके नोट्स बनाने चाहिए. जैसे मैंने अर्बनाइजेशन की बात की, तो अब आप अर्बनाइजेशन के बारे में सोचते हो तो यू हैव टू थिंक कि मैं इसको डिफाइन करूंगा, है ना, या मैं इसको अभी मैं कंपोनेंट्स ऑफ एन आंसर बताऊंगा ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप नोट बनाओगे. अर्बनाइजेशन की इश्यूज क्या हैं, अर्बनाइजेशन के रिलेटेड कितना डेटा है मेरे पास, अर्बनाइजेशन को लेके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, ये ब्रॉडली नोट्स मेरे अर्बनाइजेशन के 3 या 4 पेज पे बनेंगे. अब ये तो हो गया. उसके बाद जब करंट अफेयर्स को ऐड करना है किसी भी चीज में, या करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट करना है किसी भी चीज में, तो अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो न्यूज़पेपर से मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा कि ये गवर्नर के केस में हुआ क्या. मैं बस हेडलाइन देखूंगा, न्यूज पढ़ूंगा, और मैं क्या उसको एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकता हूं अपने आंसर में. कैन आई यूज इट एज एन एग्जाम्पल?
जब मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के दुष्प्रभाव पढ़ूंगा इंडियन सोसाइटी में, तो क्या मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता हूं? हाँ या ना बोलो जल्दी, यस और नो। तो मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ रहा हूं तो मैं अपने मेंस का ही कंटेंट बना रहा हूं, मैं उसमें से रटने के लिए या याद करने के लिए जानकारी नहीं इकट्ठी कर रहा हूं, मैं उसमें से अपने आंसर के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं उसको ऐड कर रहा हूं। सो यहां मैं GS1 सोसाइटी के तहत सोच सकता हूं कि दिस ग्लोबल टेक आउटेज विच वॉज सीन बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट फेस्ड एन इशू, साइबर सिक्योरिटी इशू, उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जब मैं ग्लोबलाइजेशन के दुष्प्रभाव के बारे में बात करूंगा, नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात करूंगा, मेरे पास सीधा अखबार से उठाई हुई मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं जब ये खुद करता हूं, जब मैं खुद एग्जांपल सोचता हूं, जब मैं खुद सोचता हूं कि इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को या इस पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को मैं आंसर में कहां यूज करूंगा, तब मेरा आंसर यूनिक बनेगा। देन ओनली योर आंसर विल बिकम यूनिक। Now the same thing here when question is asked about violence against women in India, and when question is asked about rising instances of violence, rising instances of discrimination, क्योंकि women empowerment is going to be a topic, evergreen topic, तो उसका एग्जाम्पल मैं यहां से दे सकता हूं। फिर मैं यहां जब मैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करता हूं, जब मैं रोल ऑफ गवर्नर का क्वेश्चन सामने देखता हूं, तो मुझे पता है कि ये मैं यूज कर सकता हूं और आर्टिकल 361 पे डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है। तो आप ये समझे कि व्हाट यू सी इट ओनली फ्रॉम द लेंस ऑफ मेन सिलेबस। न्यूज़पेपर को मेन सिलेबस के लेंस से देखो, जो चीज नहीं फिट हो रही होगी उसमें उसको मत पढ़ो। जैसे ये मत पढ़ो, ये कहीं नहीं यूज करोगे आप। जबरदस्ती घुसाने की भी जरूरत नहीं है कि आपने हर न्यूज को डालना ही डालना है, नहीं। जो न्यूज आपके लेंस में समझ आ रही है आपको कि ये मैं GS2 के अंदर यूज कर सकता हूं, गवर्नर के क्वेश्चन के अंदर, ये मैं GS1 में ग्लोबलाइजेशन में यूज कर सकता हूं, यही करना है बस अखबार पढ़ते वक्त। पूरा अखबार को नोट मेकिंग में कन्वर्ट करने का कोई सेंस नहीं है। ऐसे यहां मेरे पीछे ये ट्रेनी IAS वाला जो है, उसमें आप एथिक्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। इरोजन ऑफ वैल्यूज, डू यू थिंक वैल्यूज इन आवर वैल्यू सिस्टम इज इरोडिंग, उसमें एग्जांपल यूज कर सकते हो। आप करप्शन में ये वैल्यू एग्जांपल यूज कर सकते हो without calling UPSC a corrupt organization or blaming any allegation that UPSC itself is corrupt. You can raise a doubt that such instances can lead to erosion of trust in the state machinery without directly saying कि उसी का पेपर लिख रहे हो तो उसको थोड़ी लिखोगे कि भाई तुम करप्ट हो, है ना। तो ये चीजें आप डेवलप करोगे। करंट अफेयर्स को इस प्रकार से यूज करते हैं, करंट अफेयर्स का यही यूजेज है। सो फर्स्ट दैट आई टोल्ड यू, पहला मैंने आपको बताया रीजन कि आपको फ्लो पता लगता है लिखने का कैसा है। दूसरा, आप कंटेंट मेंस के आंसर में कैसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार इसी अखबार में, ऐसे ही अखबार में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई स्पीच का कोई कोटेशन होता है। जैसे प्रधानमंत्री की स्पीच का एक कोटेशन है, दैट पार्लियामेंट इज लाइक द सिंफोनी ऑफ डेमोक्रेसी। सिंफनी समझते हो, वो जो ऑर्केस्ट्रा प्ले करता है जिसको एक व्यक्ति ऐसे ऐसे करके कंडक्ट कर रहा होता है। सो पार्लियामेंट इज द सिंफोनी ऑफ डेमोक्रेसी एंड द स्पीकर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज लाइक द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो वो सिंफनी ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है। यदि म्यूजिक अच्छा सुने, द म्यूजिक and every note should sound good, for that conductor is responsible। उसी प्रकार से पार्लियामेंट फंक्शन अच्छे से करे, for that presiding officer must be responsible। और अगेन आप ये देखोगे कि ये मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा है, ये कहीं मेरे आसमान से नहीं आया है कि मेरे पास आ गया है ये कोटेशन, नहीं, न्यूज़पेपर से पढ़ा, उसको लिख दिया कि मैं इसको यहां यूज कर सकता हूं।